नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पे। बेसिकली आज मैं शुरू करने वाला हूँ लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। लुईस डॉट स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट ये काफ़ी ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट माना जाता है केमिकल बॉन्ड का। मतलब जब सबसे पहले बॉन्ड पे स्टडी किया गया था कि दो एटम्स आपस में जब कंबाइन होते हैं तो किस तरीके से उनमें इलेक्ट्रॉन्स लूज़ होता है, गेन होता है, उनमें किस तरीके से बॉन्ड बनता है, दो एटम्स कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करते हैं, एग्जैक्टली वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसको बोलते हैं, ऑक्टेट रूल क्या होता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में जो सबसे पहली थ्योरी प्रोड्यूस किया गया था वो था हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट। ये काफ़ी ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट है, 1960 में आया था। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसके हिस्ट्री के बारे में बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको साइंटिस्ट के बारे में बता देता हूँ। एक साइंटिस्ट था हमारा वाल्टर कोसेल एंड गिलबर्ट एंड लुईस। ठीक है, तो इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज किया था, proposed a theory of वैलेंसी। इन्होंने वैलेंसी की एक थ्योरी को क्या किया था, प्रपोज किया था, जिसको कहा गया, जो जाना जाता है, नोन एज इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी इन 1960। 1916 में इन्होंने एक थ्योरी प्रोड्यूस किया था जिसका नाम क्या था इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। अब इनका स्टेटमेंट क्या था, मतलब इन दोनों साइंटिस्ट ने जो काम किया था उनका स्टेटमेंट क्या था, ज़रा सा मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। उन्होंने ये बोला कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। ठीक है, इन्होंने ये बताया कि भैया जब दो एटम्स, तीन एटम्स, चार एटम जो भी हैं, जब वो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, जब वो आपस में केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं, ओके, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, तो उन्होंने बोला कि एटम्स कंबाइन टुगेदर, एक दूसरे से क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं बाय गेनिंग, और या तो इलेक्ट्रॉन वो गेन कर सकते हैं या वो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, लूजिंग और शेयरिंग इन सच अ वे दैट दे एक्वायर नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला कि भैया जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होने के बाद जब वो किसी भी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं तो या तो उसमें ये घटना घट सकती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते, या उसमें ये घटना घट सकती है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, या ये घटना घट सकती है कि वो इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, शेयर कर ले। ठीक है, तो इन तमाम बातों का जिक्र, इन तमाम बातों को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया केमिस्ट्री की दुनिया में, वो था लुईस डॉट स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट। और इन्हीं दोनों साइंटिस्ट का एक मेजर, कह दे एक बड़ा योगदान था केमिकल बॉन्ड को एक्सप्लेन करने में। इन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया कि भैया दो एटम एग्जैक्टली पास में आते हैं तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, और इलेक्ट्रॉन के शेयर होने से कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो ये पहला कॉन्सेप्ट था। आप लोगों ने 9th-10th में इसके बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन देखा होगा। ये थोड़ा उसका वो पार्ट है, मतलब साइंटिस्ट ने क्या क्या काम किया था और उसकी थ्योरी क्या थी। अच्छा, इसी में आपने अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए तो नियरेस्ट टू नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आप एक बात याद रखिएगा, जितने भी नोबेल गैसेस होते हैं तो नोबेल गैसेस का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन निकालो, ठीक है, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, उसके आउटर मोस्ट सेल का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो बच्चा NH2NP6 होता है। क्या होता है, NH2NP6। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काउंट करो तो 6 + 2 कितना हो गया टोटल, 6 + 2 कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन चले जाते थे,
तो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेता था और ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता था, इससे वो क्या हो जाता था, स्टेबल। तो ये जो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इसका मतलब ऑक्टेट रूल ही होता है। ऑक्टेट रूल का मतलब क्या होता है कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना मतलब लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 8। तो याद रखिएगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट जो है वो परफेक्टली किस पर रन करता है, ऑक्टेट रूल के ऊपर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना चाहूँगा, ऑक्टेट रूल इज applicable in लुईस डॉट स्ट्रक्चर। शॉर्टकट में लिख दिया हूँ LDS। ठीक है, फिर कॉमा लगाऊंगा, ओनली S and P electrons are involved in ऑक्टेट रूल। ये भी याद रखिएगा कि सिर्फ S एंड P इलेक्ट्रॉन्स ही इन्वॉल्व होते हैं ऑक्टेट रूल में, क्योंकि S के 2 और P के 6, टोटल जोड़ लो कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। और यही 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में, नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट सेल में यही 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इट इज नॉट applicable फॉर D एंड F इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो भैया ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। 2 साइंटिस्ट लोगों ने काम किया था, 1960 का कॉन्सेप्ट है, काफ़ी ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट है। इन्होंने केमिकल बॉन्डिंग को पहली बार इंट्रोड्यूस किया, किस तरीके से एटम्स बॉन्ड बनाते हैं, ये इनका पहली थ्योरी थी। इतना लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब शुरू करते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, हालांकि आप लोगों ने पहले से ही इसको पढ़ के रखा होगा, तो मैं आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि उतनी ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए लुईस डॉट सिंबल क्या होता है। ठीक है, तो जैसे आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा ना कि जैसे कोई एटम बनाते थे A, और उसके इर्द गिर्द आप ऐसे डॉट्स लगा देते थे, 2 डॉट्स, 3 डॉट्स, 4 डॉट्स। तो वो जो डॉट्स होते थे वो आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स होते थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते थे। और किसी भी एटम के इर्द गिर्द आप क्या करते थे, उसको ड्रॉ करते थे। तो अगर कोई पूछा व्हाट इज द लुईस डॉट सिंबल, ठीक है, अ लुईस डॉट सिंबल इज used for atoms to show their वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एटम्स जो होते हैं अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करने के लिए लुईस डॉट सिंबल का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसका यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक एटम है A, कोई एक एटम है B, कोई एक एटम है C, कोई एक एटम है D। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास 1 डॉट, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 डॉट, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 डॉट, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 डॉट। ठीक है, अच्छा, अब इसमें कई सारे बच्चों को ये डाउट आ रहा होगा कि सर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसको बोलते हैं। तो ज़रा देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो देखते हैं क्या होता है। पहले डेफिनेशन लिखेंगे, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन outermost सेल ऑफ एटम। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं उसी को क्या बोला जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, हीलियम को तो लिस्ट से बाहर कर दो, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इतने लोगों को कंसीडर कर लेते हैं। इसके लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके लास्ट सेल में 3, सॉरी, इसके भी लास्ट सेल में 1, इसके लास्ट सेल में 2, इसके लास्ट सेल में 3, 4, 5, 6, 7। इसलिए क्या होगा कि जब आप डॉट्स बनाओगे, जैसे हाइड्रोजन के अक्रॉस कितने डॉट बनाने हैं, तो सिंगल डॉट। ठीक है, लिथियम के अक्रॉस 1 डॉट, बेरिलियम के अक्रॉस 2 डॉट, बोरॉन के अक्रॉस 3 डॉट, कार्बन के अक्रॉस 4 डॉट, नाइट्रोजन के अक्रॉस 5 डॉट। तो ये जो आप डॉट्स बनाओगे, ठीक है, ऑक्सीजन के अक्रॉस जो आप डॉट्स बनाओगे उसी को क्या बोला जाता है, लुईस डॉट सिंबल। ठीक है, अगला हम शुरू करते हैं लुईस स्ट्रक्चर। यही हम लोगों ने 9th 10th क्लास में पढ़ा है, लुईस स्ट्रक्चर। ठीक है,
A Lewis structure shows connectivity of atoms within a molecule। ठीक है, एक मॉलिक्यूल के अंदर किस तरीके से एटम्स एक दूसरे से कंबाइन है, यही चीज कौन एक्सप्लेन करता है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर या लुईस स्ट्रक्चर या लुईस डॉट स्ट्रक्चर। जैसे एग्जांपल के तौर पे वाटर। ठीक है, अब वाटर के बारे में आपको बताया गया होगा कि ऑक्सीजन होता है 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लाया, हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लाया और ये हो गया शेयरिंग। तो आप लोगों ने 9th-10th में ऐसा स्ट्रक्चर आप बनाते होंगे, अगर आपको याद हो कि ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन, बहुत अच्छी बात है। हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी स्टेबल हो गया, और ये भी कंप्लीट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन डबलेट, तो ये भी स्टेबल हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, डॉट्स के फॉर्म में जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये बता रहा है कि किस तरीके से आपस में ये क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तो आप लोगों ने क्लास 10th में ही पढ़ के रखा है। जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, उसके बाद लुईस डॉट सिंबल कैसे डिनोट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का तरीका, जैसे नाइट्रोजन गैस बनाया होगा आप लोगों ने 10th क्लास में, मेथेन गैस बनाया होगा, अमोनिया गैस बनाया होगा, नाइट्रोजन गैस बनाया होगा। इन तमाम घटनाओं को आपने 10th में पहले से ही पढ़ के रखा है, तो इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा। मैं सीधा जाता हूँ लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया जाता है, हम उसको समझेंगे। उसके बाद फॉर्मल चार्जेस कैसे निकाला जाता है, हम थोड़ा सा उसको सीखेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोट कीजिए जल्दी से। सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। हम ये सीखेंगे कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, इसको शुरू करने से पहले हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि ये सेंट्रल एटम होता क्या है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं ये सेंट्रल एटम का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, आपके घर में आपके पापा जो होते हैं या मम्मी जो होती हैं, घर की क्या होती है, मुखिया। मुखिया का मतलब मेन आदमी। मेन आदमी क्या करता है, पूरे घर को कोऑर्डिनेट करके रखता है, पूरे घर को संभाल के रखता है। और जिस दिन घर का मुखिया ना हो, जिस दिन घर का मेन मेंबर नहीं होता जो घर को कंट्रोल करके रखता है, तो घर में क्या होता है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर खेलने चला गया, कोई इधर खेलने चला गया, तो घर आउट ऑफ कंट्रोल होता है। हर एवरीथिंग क्या हो जाता है, डिसबैलेंस। इसका मतलब किसी भी घर में एक मुखिया का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो सबको कंट्रोल करके रखता है। कोई फड़फड़ाता नहीं है, सबको मिनिमाइज करके रखता है, सबको स्टेबलाइज करके रखता है। वही होता है सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का काम क्या होता है कि पूरे मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं सबको बटोर के, सबको इकट्ठा करके, सबको अच्छे से संभाल के रखता है, सबको खुश करके रखता है कि भैया आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप मेरे साथ सालों साल तक जुड़ सकते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रल एटम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे पानी, जल के बारे में बात करते हैं। अब जल में ये जो ऑक्सीजन होता है ना, ये सेंट्रल एटम है। कैसे पता चला, क्योंकि भैया ये दो हाइड्रोजन को ना संभाल के रखा है। ऐसा थोड़ी है कि 2 हाइड्रोजन मिलकर एक ऑक्सीजन को संभाल के रखे हैं। ऑक्सीजन इज प्लेइंग मेजर रोल। ओके, सो अमोनिया के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ही शानदार गैस होती है, महसूस करना कभी, स्मेल लेना इसका भी। तो भैया ये जो नाइट्रोजन, ये क्या हो गया, सेंट्रल एटम हो गया। ठीक है, तो ये जो बीच में एक एटम होता है जो बैठे हुए 4-5 एटम्स को खींच के रखता है, बस उसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रल एटम। अच्छा, सेंट्रल एटम की कुछ खासियत होती है, कुछ उसके मतलब ये बोल सकते हैं, उसके कुछ समझ रहे होंगे। चलिए, उसके कुछ कैरेक्टर्स, उसके कुछ मतलब खासियत के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या उसके अंदर बेस्ट होता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरा, कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। उसके पास मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होनी चाहिए। जैसे मतलब ऐसा नहीं कि बेचारा एक बॉन्ड बना दिया फिर बोला ना अब इससे ज़्यादा नहीं बना सकता। अरे भैया, तुम्हें 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड तो बनाओगे ना, 3-4 एटम्स तो संभालोगे ना, एक एटम से काम थोड़ी चलेगा भाई। तुम अगर घर के मुखिया हो तो तुम्हारे पास टेंडेंसी होनी चाहिए ना 2-4 लोगों को संभालने की, समझे कि नहीं। तीसरा, कैन हैव हायर एटॉमिक नंबर एंड साइज। उनका एटॉमिक नंबर भी बहुत ज़्यादा हो सकता है और साइज भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि आयोडीन टोटल 7 वैलेंसी शो करता है। ठीक है, साइज में काफ़ी बड़ा होता है और साथ ही साथ एटॉमिक नंबर भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, अच्छा, कुछ कंडीशन याद रखिएगा। हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन
कैन नॉट एक्ट एज सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बन सकते। उसके पीछे कारण ये होता है ना कि इन बेचारों की वैलेंसी ही 1 होती है। इन बेचारों की औकात ही नहीं है कि ये एक से ज़्यादा लोगों को संभाल पाए। अब भाई मुखिया तो वो होता है ना जो इसको टेंडेंसी हो 3-4 लोगों को एकदम संभाल के रखें कि बेचारे हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन एक ही एटम को संभाल सकते हैं, इसलिए इनको कंसिडर्ड नहीं किया जाता। तो आप इसको लिखिए, फिर हम लोग शुरू करने वाले हैं हाउ टू ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। आपको कुछ फॉर्मूले दिख रहे हैं, इसी फॉर्मूले को यूज करके हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने से पहले एक बात आप लोग याद रखिएगा, इन फॉर्मूलों को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन फार्मूलों को याद करके फिर लुईस डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना आईआईटी के लिए, नीट के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि लॉस ऑफ टाइम, काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकन है। इसलिए मैं इसको बस ये समझ लीजिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन मिला रहे कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। आप लोग आगे चल के जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ोगे, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ोगे, VSEPR थ्योरी पढ़ोगे, थोड़ा और मॉडिफाई करोगे, जब आप इस चैप्टर के अंदर जाओगे तो आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर भूल जाओगे और आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बेहद ही आसान हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो बस अभी क्या करेंगे कि 2-4 एग्जाम्पल देखेंगे और उसी की मदद से हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहला एग्जाम्पल मैं लेने वाला हूँ बच्चों। सबसे पहला एग्जांपल लेता हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड। काफ़ी खतरनाक गैस होती है, डेंजरस गैस होती है, हार्मफुल गैस है, हम लोगों के लिए काफ़ी खतरनाक गैस है। चलिए इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है ज़रा ध्यान दीजिए, फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं देखिएगा। फाइंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि उन सारे एटम्स का, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 एटम है तो इस एटम के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो काउंट कर दो। तो भैया कार्बन के लास्ट सेल में 4 होते हैं, ऑक्सीजन के लास्ट सेल में कितने होते हैं, 6। तो भैया 6 और 4 कितना हो गया, 10। तो सबसे पहले A1 की वैल्यू निकालते हैं। A1 की वैल्यू क्या आ गई, 10। उसके बाद नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज, एक भी निगेटिव चार्ज नहीं है और एक भी कैटायन नहीं है, पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई, 10। चलिए A2 का वैल्यू निकालते हैं। A2 का वैल्यू क्या लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम एक भी है क्या, नहीं है, तो क्या लिख देता हूँ 0 × 2 प्लस, उसके बाद क्या लिखा है, नंबर ऑफ अदर एटम। अदर एटम कितने हैं, 2 हैं, मल्टीप्लाई कर दो 8 से, तो टोटल वैल्यू कितना आ गया, 16 आ गया। 8 2 जा 16। उसके बाद किसका वैल्यू निकालने वाले बच्चे, A3 का वैल्यू निकालते हैं। चलिए A3 का वैल्यू क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। तो कैसे निकालते हैं, A2 - A1। A2 का वैल्यू कितना है, 16। 16 - 10 = 6। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, ज़रा इसके बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए A है और ये B है, ये A है और ये B है, ये A है और ये भी B है। यहाँ पे इस सिंगल बॉन्ड को बनाने के लिए टोटल 2 इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट किया है, डबल बॉन्ड बनाने के लिए टोटल 4 इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट किया है, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट किया है। इन्हीं को बोला जाता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। इन्हीं को क्या बोला जाता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, या कभी कभी इसे बोला जाता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चलिए, तो नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, जरा देखिए कितने हैं, 6 हैं। तो जाहिर सी बात है अगर 6 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड होगा, जाहिर सी बात है। तो चलिए नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो B का वैल्यू निकालते हैं। तो क्या आएगा बच्चे, B का वैल्यू क्या आएगा, जरा बताइए। 6/3 = क्या हो जाएगा, 6/2 = क्या हो जाएगा, 3। इसका मतलब कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में टोटल 3 बॉन्ड्स हैं, ओके। उसके बाद क्या लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। चलिए तो A4 निकाल देते हैं। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। तो कैसे निकालेंगे, A1 का वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया है, चलिए 10 लिख देते हैं, माइनस, उसके बाद A3 का वैल्यू कितना दिया है, 6, कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद लास्ट निकालते हैं लोन पेयर की संख्या। तो भैया लोन पेयर कितना आएगा, तो देख लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, A4/2। तो A4 का वैल्यू कितना आया, 4/2 = 2 लोन पेयर। तो भैया लोन पेयर की संख्या कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। तो अब जरा इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो कार्बन एंड ऑक्सीजन बना दो, एक कार्बन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं, कितने बॉन्ड बनाने हैं, 3 बॉन्ड बनाना है। तो बॉन्ड 1, बॉन्ड 2, बॉन्ड 3, ठीक है। अब कितने लोन पेयर देने हैं, टोटल 2 लोन पेयर। तो देखो कैसे देते हैं, ध्यान दीजिए। ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये 5 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, ऑक्टेट जब कंप्लीट हो जाता तो कितने हो जाते, 8 हो जाते। अब जरा काउंट कीजिए,
1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया कंप्लीट। भैया हमें ऑक्सीजन पे 8 करना था ना, तो कर दिया। ऑक्सीजन क्या हो गया, खुश हो गया। अब इस कार्बन पे कंप्लीट कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये देखिए आपका कार्बन भी क्या हो गया, खुश हो गया। तो दोनों का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया क्योंकि एक लोन पेयर ऑक्सीजन के पास है और एक लोन पेयर मैंने कार्बन पे दे दिया। ठीक है, तो टोटल लोन पेयर की संख्या कितनी आ गई, 2 आ गई। टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अनपेयर्ड नहीं, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसको लिखिए, फिर हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं। चलिए, जरा सा काफ़ी डिफिकल्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, ओजोन। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेकंड एग्जाम्पल ओजोन। ओजोन में कितने ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं आपको, टोटल 3 ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले A1 का वैल्यू निकालो जल्दी से। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के लास्ट सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। 3 ऑक्सीजन का मतलब कितना हो गया, 6 3 जा 18, तो 18 हो गए। टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। निगेटिव चार्ज एक भी नहीं है, पॉजिटिव चार्ज एक भी नहीं है, तो टोटल वैल्यू कितना आ गया, 18 आ गया। A2 का वैल्यू निकालो। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम, हाइड्रोजन आइटम कितने हैं, एक भी नहीं है, तो क्या लिख देता हूँ 0 × 2 प्लस अदर आइटम कितने हैं, 3 है, तो 3 × 8, तो A2 का वैल्यू कितना आ गया 24। उसके बाद किसका वैल्यू निकालेंगे, A3 का वैल्यू निकालेंगे। A3 का वैल्यू कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। तो भैया A2 का वैल्यू कितना दिया है 24, माइनस A1 का वैल्यू कितना दिया है 18, तो A3 का वैल्यू कितना आ गया, कैलकुलेट कीजिए 6। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो बॉन्ड्स की संख्या कैसे निकालते हैं, B = A3/2, तो भैया 6/2 = 3। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि ओजोन जो होता है 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर टोटल 3 बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, A4 का वैल्यू निकाल देते हैं। A4 का वैल्यू कैसे निकालते हैं, A1 माइनस A3, तो A1 का वैल्यू कितना दिया है 18, माइनस A3 का वैल्यू कितना दिया है 6, तो 18 - 6 = 12। तो टोटल भैया अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 12 हो गए। अब लोन पेयर की संख्या निकाल देते हैं। लोन पेयर की संख्या कैसे निकालते हैं, A4/2, तो A4 का वैल्यू 12 है, 12/2 = 6। इसका मतलब ओजोन गैस के अंदर टोटल 6 लोन पेयर होते हैं। अब ज़रा देखते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, ये सारे लोगों को चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो भैया 3 ऑक्सीजन बना देता हूँ, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 3। ठीक है, अच्छा, तो भैया सबसे पहले बॉन्ड्स देख लेते हैं। टोटल कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। 3 बॉन्ड है तो एक काम करते हैं, 2 बॉन्ड यहाँ बना देते हैं और 1 बॉन्ड यहाँ बना देते हैं। बना दिया। अब ऑक्टेट को कंप्लीट करना शुरू करते हैं। ऑक्टेट को कंप्लीट करोगे सारे के सारे कंक्लूजन अपने आप मिलने लगेगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका तो कंप्लीट हो गया ऑक्टेट। ठीक है, अब यहाँ काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर आप बीच वाले ऑक्सीजन पे ध्यान दो तो इधर डबल बॉन्ड बनाया, इधर सिंगल बॉन्ड बनाया। जहाँ डबल बॉन्ड बनाया वहाँ 4 इलेक्ट्रॉन मिल गया, इधर से सिंगल बॉन्ड बनाया तो वहाँ से 2 मिल गया, तो यहाँ से 4 मिल गया, यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 2, तो 4 और 2 कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 और रख दो तो हो गया ऑक्टेट कंप्लीट 8। इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन। तो इससे क्या हो गया कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन गैस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आती है। ओजोन गैस में ये जो ऑक्सीजन है या जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन, इन पे कुछ चार्जेस अवेलेबल हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर बनाया था तो वहाँ पे भी चार्जेस अवेलेबल हैं। कार्बन पे भैया कौन सी चार्ज होती है, माइनस, ऑक्सीजन पे कौन सी चार्ज होती है, प्लस। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही किस्सा है, इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, इस ऑक्सीजन पे कौन सी चार्ज है, माइनस। बट लेकिन हमें पता नहीं है, हम इन फॉर्मूले की मदद से कभी भी इन पर्टिकुलर एटम पे चार्जेस नहीं निकाल सकते हैं। तो किसी भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर में, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर में पर्टिकुलर एटम पे अगर हम चार्ज निकालते हैं तो उसको बोला जाता है फॉर्मल चार्ज। अब फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हम उसको आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो इतना नोट कीजिए। देखते हैं फॉर्मल चार्ज। ठीक है, तो जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में जो एटम्स
आपस में बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, तो पर्टिकुलर उस एटम पे कितना चार्ज है उसी को बोला जाता है फॉर्मल चार्ज। तो एक एक एटम पे चार्ज निकालना है तो उस फॉर्मल चार्ज को मतलब उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि पर्टिकुलर किसी एटम पे कितना चार्ज है, ठीक है ना। पूरे मॉलिक्यूल के चार्ज की बात नहीं चल रही, पर्टिकुलर एटम्स पे हम चार्ज को निकालेंगे, उसी को फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। चार्ज ऑन एन एटम इन लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए समझते हैं तो कैसे निकालते हैं। बहुत ही आसान है फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला। तो पहले लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। याद रखना ये सारे के सारे एटम्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं लिखना है, पर्टिकुलर उस एटम के बारे में बात चल रही है। उसके बाद माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। याद रखिएगा आप उस पर्टिकुलर एटम का लोन पेयर मत लिख देना, लोन पेयर वाले कितने इलेक्ट्रॉन्स है। 2 लोन पेयर है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स लिखना, 1 लोन पेयर है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखना। उसके बाद माइनस 1/2 इंटू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स का मतलब तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि कार्बन टोटल 3 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे भी 2 होते हैं। तो सबसे पहले कार्बन पे निकालते हैं, ठीक है ना। फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन। तो पहले देखेंगे कि कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको पता होगा टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने 4 लिख दिया, ठीक है। माइनस इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं, तो 2 लिख दिया। माइनस 1/2 इंटू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं, अगर डबल बॉन्ड होता है तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स 4 होते हैं, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स 6 होते हैं। तो यहाँ किसकी मल्टीप्लाई करूँगा, 6 की। तो भैया कार्बन पे चार्ज कितना आएगी, 4 - 2 - 3। तो कार्बन पे 4 आएगी, चार्ज आएगी 4 - 5, तो आ जाएगा -1। तो भैया कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन पे चार्ज कितना होता है, -1, ठीक है। अब जरा ऑक्सीजन पे काउंट कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भैया, 6 होते हैं। माइनस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, तो 6 - 2 -1/2 इंटू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 हैं, तो कट कर दो, 3 आ गया। तो भैया कितना आया, 6 - 2 - 3 = 6 - 5 = +1। वैल्यू पॉजिटिव में आ गई, इसका मतलब ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, +1, ठीक है। अच्छा सिमिलरली आप लोग ओजोन के लिए भी आप निकाल सकते हैं। तो एक काम कीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके मैं आपको यहीं ओजोन का भी बता देता हूँ, ठीक है। चलिए ओजोन का भी बता देता हूँ। तो याद रखिएगा कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ओजोन का बताते हैं। ओजोन का स्ट्रक्चर आपने क्या बनाया था, ओजोन का स्ट्रक्चर क्या बनाया था, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। भैया यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स था, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन्स थे, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे 2 लोन पेयर था, यहाँ पे 1 लोन पेयर था, और यहाँ पे 3 लोन पेयर था, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इनके फॉर्मल चार्जेस को फटाफट निकाल लेते हैं। मान लेते हैं ये ऑक्सीजन एटम 1 है, ये ऑक्सीजन एटम 2 है, और ये ऑक्सीजन एटम 3 है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन एटम 1 का निकालते हैं। तो यहाँ लिखता हूँ O1, ठीक है ना, O1। तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालो। कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में कितने होते हैं, 6, ठीक है। माइनस लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4, -1/2 इंटू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स। चलिए तो काउंट करते हैं, 6 - 4 -1/2 इंटू, यहाँ तो कट जाएगा, 2 2 जा हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ -2। तो 6 - 6 = 0। तो इसका मतलब इस ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन जो फर्स्ट वाला है, यहाँ पे जो फॉर्मल चार्ज है वो क्या है, यहाँ लिख देता हूँ 0, ठीक है। अब जरा सा सेकंड वाले ऑक्सीजन पे निकालते हैं, फटाफट देखिएगा। ऑक्सीजन यहाँ सेकंड, ठीक है। तो भैया इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। माइनस
किससे माइनस करना है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से। तो कितने इलेक्ट्रॉन से लोन पेयर के, 2, -1/2 इंटू, अगर आप बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो तो यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, तो टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स। डिवाइड कर दो 3 से, तो आंसर हो जाएगा 6 - 2 - 3 इज इक्वल टू 6 - 5 इज इक्वल टू +1। इसका मतलब बीच वाले ऑप्शन पे कौन सी चार्ज होती है, बीच वाले ऑप्शन पे कौन सी चार्ज है, +1। किनारे साइड वाले पे कितनी चार्ज है, 0। अब जरा थर्ड वाले ऑप्शन पे काउंट करते हैं जल्दी से। तो यहाँ काउंट करता हूँ, O3 के बारे में यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। तो भैया इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6, माइनस इसके पास लोन पेयर कितने हैं, 1 2 3 लोन पेयर का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स, फिर -1/2 इंटू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, सिर्फ 2। तो 6 से 6 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 0 बचेगा। तो -2 से -2 मतलब 2 से 2, 2 2 जा 1, 1 आएगा। तो आंसर क्या हो गया, -1। तो इस पे चार्ज कितना हो गया, -1। तो ये रहा फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज निकालना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप स्ट्रक्चर बनाने में कामयाब हैं, आपको स्ट्रक्चर्स बनाने आते हैं, आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में पता है, आपको कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पता है, और आपने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स अगर देखे हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप ओजोन का स्ट्रक्चर आराम से बना सकते हैं अगर आपको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट पता है। और अगर नहीं पता है तो फिर ये हम अपना देसी तरीका लगाएंगे। ये सबसे बेसिक मेथड है जिसकी हेल्प से हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, अब एक दिक्कत आती है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में ये तो पता चल जाता था कि 2 एटम्स पास पास में आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, उसमें अपनी शेयरिंग हो गई और शेयरिंग से बॉन्ड बन गया। अच्छा, अब दिक्कत ये आती थी कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर से जो भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता था, जिस भी मॉलिक्यूल को बनाया गया, उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है, उस मॉलिक्यूल का शेप क्या है, इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। और भी बातें किया जाए तो जैसे अगर मान लीजिए एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, तो सिंगल बॉन्ड बन गया, ठीक है। अगर हाइड्रोजन के साथ Cl भी जोड़ दे तो यहाँ भी सिंगल बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर पाना मुश्किल हो जाता था कि कौन से बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कौन से बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम है। बॉन्ड कैसे बनता था ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता था, स्ट्रेंथ एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ज्योमेट्री एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज नहीं एक्सप्लेन कर पाया, हाइपर वायलेंट कंपाउंड क्यों होता है उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ऑक्टेट रूल के ना होते हुए भी कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो ऑक्टेट रूल से कम इलेक्ट्रॉन्स पे क्या हो जाते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। और इन्हीं सारी एक्सेप्शंस को कवर करने के लिए एक नई थ्योरी का जन्म हुआ था जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हमारा अगला जो वीडियो लेक्चर आएगा वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ही कॉन्सेप्ट पर आएगा बच्चों, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि बॉन्ड कैसे एग्जैक्टली बनता है, ठीक है। अच्छा, एक काम कीजिए, इतना लिखिए, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली किन किन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। राइट डाउन क्विक। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट आया था, उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कौन कौन से ऐसे चीज़ें थी जिसको लुईस डॉट कॉन्सेप्ट की मदद से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था, ठीक है। या हम उसको बोल सकते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ लुईस डॉट कॉन्सेप्ट। ओके, चलिए, तो यहाँ पे लिखता हूँ ड्रॉबैक्स ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर, या कभी कभी इसको इस नाम से भी जान सकते हैं, कौन मतलब कि ऑक्टेट रूल के मतलब क्या क्या एक्सेप्शंस है। इसमें कुछ ऑक्टेट रूल के भी एक्सेप्शंस को मैं इंक्लूड करूंगा, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ बीच में पहले से लिख रहा हूं, कुड नॉट एक्सप्लेन। अब क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया था जरा 1 बाय 1 देखते हैं, ठीक है। अब लुईस डॉट कॉन्सेप्ट कुड नॉट एक्सप्लेन, पहला भैया स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड की मजबूती किस बात पे डिपेंड करती है, ओके। उसके बाद ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस, बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का शेप या ज्योमेट्री क्या है, ठीक है। उसके बाद ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया
स्टेबिलिटी ऑफ xenon कंपाउंड्स। ठीक है, जरा सा यहाँ रुकेंगे। xenon कंपाउंड्स लाइन आ चुका है, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए नया है कि व्हाट इज द xenon। पहले तो यही क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। आप लोगों को 9th-10th में पढ़ाया गया होगा कि जो इनर्ट गैसेज होती हैं वो कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं, या फिर वो इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकती, वो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर सकती, या वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना सकती। तो ऐसा इसलिए बताया जाता था क्योंकि उनका ऑक्टेट क्या हो जाता था, कंप्लीट हो जाता था, तो उनके पास टेंडेंसी नहीं होती थी इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की, लूज करने की या गेन करने की। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, xenon एक नोबल गैस है, xenon एक नोबल गैस फैमिली का एलिमेंट है, बट xenon जो है वो कंपाउंड्स बनाता है। जैसे Xgf2 हो गया, Xgf4 हो गया, Xgf6 हो गया, एंड बहुत सारे कंपाउंड्स बनाएगा जिसमें ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन देखने को मिल सकते हैं xenon के साथ जुड़े हुए। तो इस बात को भी लुईस डॉट कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उसने सीधा ही बोला था कि भैया इनर्ट गैस किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते ही नहीं है, लेकिन xenon तो कर गया, तो इसको भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अच्छा, अब इधर देखिएगा, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का मतलब होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के बाद ऑड इलेक्ट्रॉन वाले वैलेंसी शो कर देते हैं। जरा देखिए कैसे। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, ठीक है, और ये ले लेता हूँ NO2 गैस। तो आप लोग जानते होंगे NO2 गैस, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, 10th क्लास में पढ़ा होगा कि वो लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो एक ब्राउन कलर की गैस रिलीज होती थी, वो अपना NO2 होता था। तो ज़रा सा NO के बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन है, तो आप कैसे स्ट्रक्चर बनाओगे? 1 2, देखिएगा बड़े ध्यान से, 3 4 5 6 नाइट्रोजन का 1 2 3 4 5, ठीक है। तो नाइट्रोजन के लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन के लास्ट सेल में 6 होते हैं। तो एक काम कीजिए, नाइट्रोजन से बोलिए कि इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना ले। चलिए बना देते हैं डबल बॉन्ड। तो जाहिर सी बात है बच्चों, अब ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या हो चुका है, कंप्लीट। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो भैया ऑक्सीजन का तो बल्ले ऑक्सीजन की तो जिंदगी सेट हो गई, ऑक्सीजन तो खुश हो गया। अब ऑक्सीजन क्या है भैया, उसको 8 चाहिए था, 8 मिल गया। लेकिन प्रॉब्लम किसको आ रही है? नाइट्रोजन को आ रही है। जरा नाइट्रोजन के एक्रॉस इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कीजिए, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन तो उसको शेयरिंग से मिल गया, 5 6 और 1 7। तो भैया कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? 7 इलेक्ट्रॉन। अब आप ही बताइए, ये जो 7 इलेक्ट्रॉन है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, ऑड नंबर है या इवन नंबर है? तो जाहिर सी बात है 7 इज ऑड नंबर, तो ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गया। तो इसकी भी स्टेबिलिटी को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। तो यहाँ चाहे तो लिख सकते हो स्टेबिलिटी ऑफ, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अच्छा मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके या बैक करके इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहीं पे लिखता हूँ, हाइपोवैलेंट कंपाउंड। अगर आप लोगों ने लेक्चर 1 कोवैलेंट बॉन्ड का नहीं देखा है तो जाके देखिएगा, वहाँ पे मैंने हाइपोवैलेंट हाइपरवैलेंट के बारे में बताया है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ लिख देता हूँ BF3 BCl3 BeCl2, ठीक है। इनके बारे में आपको एक बात बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, फिर से बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा। BF3 में जो बोरॉन होता है, बोरॉन के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता है। फिर से सुनिए, BF3 के बोरॉन में आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पे इसने 3 फ्लोरीन के साथ दोस्ती किया है, तो 3 फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन और 3 बोरॉन के इलेक्ट्रॉन, दो 3 और 3 कितने हो गए टोटल? 6 इलेक्ट्रॉन्स। मेरे भाई इस बोरॉन के आउटर मोस्ट सेल में मात्र 6 इलेक्ट्रॉन है और इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके बावजूद BF3 क्या होता है? स्टेबल होता है। तो इसको बोला जाता है हाइपोवैलेंट कंपाउंड, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, उसके बावजूद ये स्टेबल होता है, और इस बात को लुईस डॉट कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। उसके बाद अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो एक लास्ट कॉन्सेप्ट मैं यहाँ लिख दूंगा, हाइपरवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। हाइपरवैलेंट कंपाउंड में पहले एग्जांपल लिख देता हूँ, PCl5 SF6 SF4, ओके, एंड IF7।
ज़रा सा रुकिएगा, ध्यान दीजिएगा कि भैया PCl5 अगर आप ध्यान दो तो फॉस्फोरस के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? फॉस्फोरस के लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन लाया 5, भैया 5 और 5 जुड़ के कितने हो गए? 10। अब देखिए फॉस्फोरस के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10। ऑक्टेट ये बोलता था कि भैया लास्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी या स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। बट ये गलत है। तो इस बात को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये सुपर ऑक्टेट वाला कौन सा कंडीशन है। ऑक्टेट के बियॉन्ड चला गया कोई भी मॉलिक्यूल, वो कैसे स्टेबल हो सकता है, इस बात को भी लुईस डॉट कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। अच्छा, अब मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जिन जिन बच्चों को केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स अगर आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है, तो एक सेपरेट बैच बना रहा हूँ। आपको मैथ्स पढ़ाएंगे एलन के फैकल्टी, फिजिक्स पढ़ाएंगे आपको एलन के फैकल्टी, और मैं पढ़ाऊँगा आपको केमिस्ट्री। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोगों को मेरा नंबर मिल जाएगा। आप जाके अबाउट में मेरा नंबर चेक कर लेना और वहाँ से आप लोग मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा कि कैसे आपको ज्वाइन होना है। ठीक है, पर्सनल अटेंशन चाहिए। छोटा बैच बना रहे हैं, ज़्यादा बड़ा बैच नहीं, कम कम बच्चों के बैचेज़ हैं। आराम से पढ़ेंगे, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहेगी, बिल्कुल ट्रैफिक नहीं रहेगा, मस्त से पढ़ेंगे, सारी सुख सुविधाएँ मिलेंगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। अच्छा, अब काम की बात आ जाए तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग यहाँ पे आए हो, यहाँ तक रुके हो, यहाँ तक अगर वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ एक बार ज़रूर जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको ठीक लगा। ठीक है, और हाँ, अपने दोस्तों यारों को सबको शेयर कीजिए, ज़्यादा दूर दूर तक फैलेगा तो थोड़ा मुझे भी लोग जानेंगे। ठीक है, तो फिर चलते हैं, ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय सबको।